तो पिछली क्लास में भाई साहब हम लोगों ने की थी 2 डेरिवेशन। कितनी डेरिवेशन भाई? हमने एक डेरिवेशन करी थी बाबूजी एक्सियल लाइन की, और एक डेरिवेशन हमने करी थी भाई इक्वेटोरियल लाइन की, है ना। 2 डेरिवेशन अपन लोगों ने पिछली क्लास में जो है निपटा दी थी, है ना। तो ई एक्सियल का फॉर्मूला तो सबको याद ही होगा। क्या होता है तो बोलो, ई एक्सियल का फॉर्मूला संस्कृति बताएगी। 2 kp r क्यूब, पिटेगी बहुत पिटेगी, बाय खा गई बीच में, 2 kp बाय r क्यूब, 2 kp बाय इक्वेटोरियल का अर्शिता kp बाय r का क्यूब, है ना। छोटी छोटी बातें थी, इनमें कोई खास बात थी नहीं। आज लिखो हेडिंग 5 सितारा भाई। थोड़ा शांति से समझने की चीज है ये। देखो 5 सितारा हेडिंग लिखो, बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है ये। लिखो टॉर्क एक्टिंग ऑन अ डाइपोल प्लेस्ड इन एन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। टॉर्क एक्टिंग ऑन a dipole placed in an uniform electric field, है ना। टॉर्क एक्टिंग ऑन अ डाइपोल प्लेस्ड इन एन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इन रियलिटी में प्रॉब्लमेटिक बात क्या है कि जैसे ही नाम टॉर्क का आता है कई लोगों को समस्या होनी शुरू हो जाती है, बिकॉज टॉर्क इज इन क्लास 11th का एक टॉपिक है, और 11th में कहानी गड़बड़ रही है। अच्छा, इस टॉपिक के ऊपर सीबीएसई में अभी तक जितने भी क्वेश्चन आए हैं वो अपन ने यहाँ उठा के लिख दिए। एक तो सीधा 3 नंबर का डायरेक्ट क्वेश्चन आया, डिराइव अ रिलेशन फॉर द टॉर्क एक्टिंग ऑन अ डाइपोल प्लेस्ड इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। इस तरीके का सवाल देखे हुए जमाना बीत गया, अब आ नहीं रहे, बट क्योंकि आए हैं तो अपने को कवर करने के, ठीक है भाई। दूसरा कह रहा है प्रूव दैट नो ट्रांसलेटरी फोर्सेस एक्टिंग ऑन द डाइपोल, एंड इन सब पे हम बाद में आएंगे। पहले जरा हम आ जाते हैं टॉर्क, क्योंकि डेरिवेशन तो अपन तभी कर पाएंगे ना भाई जब अपने को ये पता होगा कि टॉर्क क्या होता है। तो बिल्कुल एकदम इज्जत के साथ सही सही बता दो मुझे, कितने लोगों को पता है टॉर्क क्या है? अब फिजिक्स की चर्चा यहीं समाप्त हो गई, क्योंकि जब हमें टॉर्क ही नहीं पता हैंड्स डाउन, तो हम क्या ही डेरिवेशन करेंगे। ये 11th क्लास में सीखने की चीज थी। चलो आओ, फिर भी मैं एक छोटी सी लाइन में तुम्हें बताने की कोशिश करता हूं कि भाई टॉर्क आखिर क्या है। जब मैं टॉर्क पढ़ा रहा था क्लास 11th में, तो इसको समझाने के लिए मैंने केवल एक लाइन लिखी थी, और मैंने कहा था इस लाइन को याद रखो, टॉर्क समझ में आ जाएगा। मैंने कहा था भैया टॉर्क क्या होता है? टॉर्क होता है घुमाऊ इफेक्ट ऑफ फोर्स, मतलब फोर्स का वो इफेक्ट जिसकी वजह से कोई चीज घूमे। फोर्स का वो इफेक्ट जिसकी वजह से कोई चीज घूमे। अगर कोई बॉडी सीधी चल रही है तो उसके ऊपर ट्रांसलेटरी फोर्स लगेगी। कैसी फोर्स लगेगी? ट्रांसलेटरी फोर्स उस चीज के ऊपर लगेगी। और अगर कोई बॉडी घूम रही है तो उसके ऊपर लगेगा टॉर्क। उसके ऊपर क्या लगेगा? टॉर्क। अब ये बहुत एक लंबा विषय है कि भाई टॉर्क को हम कैसे कैलकुलेट करें, उसकी डायरेक्शन हम कैसे पता लगाएं। उसके लिए हमको वापस से कौन सी क्लास में आना पड़ेगा? 11th क्लास में आना पड़ेगा। पूरा 1 घंटे का लेक्चर अपने को समझना पड़ेगा। बट अब इतनी सी बात समझ लेते हैं कि टॉर्क का मतलब है घुमाऊ इफेक्ट ऑफ फोर्स। अगर कोई चीज घूम रही है तो उस पर क्या लग रही है? टॉर्क। अब समस्या पैदा होती है कि हमारे डाइपोल पे टॉर्क क्यों लगेगा, जरा इसको समझ लें। अगर मैं बात करूं यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की, थोड़ी देर इधर ही ध्यान एकदम फोकस रखेंगे ना, लॉजिकल बात है ये। मान लो अगर मैं बना दूं यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, और ये एक इस तरीके से मैंने यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बना दिया। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इज एक्चुअली रिप्रेजेंटेड बाय स्ट्रेट पैरेलल लाइंस which are equidistant from each other। स्ट्रेट होनी चाहिए, पैरेलल होनी चाहिए, एक दूसरे से बराबर बराबर दूरी पर होनी चाहिए। हम मान लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड E है। हम मान लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? E है। और जरा ध्यान देना टर्मिनोलॉजी पे, इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होता है? जिसकी वैल्यू बदल ना रही हो। जनरली हमने अभी तक इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या फॉर्मूला पढ़ा? हमने फॉर्मूला पढ़ा KQ बाय R का स्क्वायर। हमने समझा कि अगर दूरी बढ़ेगी
तो इलेक्ट्रिक फील्ड कम होता जाएगा। लेकिन हम यहाँ पे ऐसे फील्ड की बात कर रहे हैं जो कि दूरी के घटने और बढ़ने से ना तो घट रहा है और ना बढ़ रहा है। हमने इलेक्ट्रिक फील्ड मान लिया E, और अब हम इस इलेक्ट्रिक फील्ड में एक डाइपोल रखेंगे। क्या रखेंगे भैया? एक डाइपोल इस इलेक्ट्रिक फील्ड में हम रखते हैं। मान लीजिए ये इस तरीके से एक एंगल पे हमने डाइपोल रख लिया। सपोज करो ये डाइपोल रखा हुआ, हम कह देते हैं कि डाइपोल है तो इधर माइनस क्यू चार्ज है और इधर कैसा चार्ज होना चाहिए? प्लस क्यू चार्ज इधर होना चाहिए। बात एकदम सही है, इसमें कोई समस्या वाली बात नहीं। अब प्रैक्टिकली अगर हम लोग जरा सोच के देखें, हमने ऐसे डाइपोल रखा हुआ है, माइनस चार्ज इधर है, प्लस चार्ज इधर है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन किधर जा रही है? इस तरफ जा रही है। अगर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को सही से समझा, स्टडी किया, तो हमको एक बात समझ में आई, और वो क्या बात समझ में आई कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जाती है। पॉजिटिव से किसकी तरफ जाती है? यानी कि अगर मैं यहाँ पे प्लस माइनस लगाने की कोशिश करूं तो इस तरफ तो प्लस होगा और इस तरफ फील्ड का क्या होगा? माइनस। सोच के बोलो, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन प्लस से निकलती है, किस पे जाती है? किधर को जा रही है? इधर को, यानी कि माइनस इधर कहीं होगा, और आप पीछे से रही है यानी कि प्लस पीछे कहीं होगा। सोच के देख, दिमाग लगा के, इधर ये चार्ज कैसा है? पॉजिटिव। इस पॉजिटिव चार्ज को ये नेगेटिव फील्ड अपनी तरफ खींचेगा? नहीं खींचेगा? अरे खींचेगा, नहीं खींचेगा? अगर इस पॉजिटिव चार्ज को ये नेगेटिव फील्ड अपनी तरफ खींचेगा तो इसके ऊपर जो फोर्स लगेगी, क्या वो इस तरफ लगेगी? फोर्स कितनी लगनी चाहिए? फोर्स मेरे हिसाब से लगनी चाहिए QE, क्योंकि हमने फोर्स का फॉर्मूला पढ़ा है, F बराबर क्या होता है भाई? QE। अच्छा, यहां पे कैसा चार्ज रखा है? और इधर फील्ड का कौन सा पार्ट है? तो क्या ये पॉजिटिव पार्ट इस नेगेटिव को अपनी तरफ नहीं खींचेगा? खींचेगा ना। अगर ये इसको अपनी तरफ खींचेगा तो इस पे फोर्स किधर को लगनी चाहिए? इधर को। और फोर्स इस पे भी कितनी लगनी चाहिए? QE। अगर वेक्टोरिकली लिखूं तो कितनी लगनी चाहिए? माइनस QE। अरे यार हाँ ना बोल। अब याद कर फिर कक्षा 11 की बात, सोच के देख। ये मान ले डाइपोल है, ये क्या है? इस पे इधर से फोर्स लग रही है ऐसे प्लस QE, और इधर से फोर्स लग रही है ऐसे माइनस QE। इस तरीके की फोर्स को क्या बोलते हैं? कपल। इस तरीके की फोर्स को क्या बोलते हैं? और जब भी किसी बॉडी पे कपल लगेगा, मैं कह रहा हूं लॉजिक से सोच, भाई में जाने दे प्रैक्टिकल बात, उसको थ्योरेटिकल बात को। एक फोर्स अगर इसे ऐसे दबाए नीचे, एक फोर्स अगर इसे नीचे से ऊपर दबाए, तुझे नहीं लगता भाई ये घूमना शुरू कर देगा? अरे हाँ ना तो बोल। तुझे नहीं लगता है घूमना शुरू कर देगा? और अगर ये घूमना शुरू कर देगा तो इस पे क्या लगेगा? टॉर्क। अगर ये घूमेगा तो इस पे क्या लगेगा? और अगर इस पे टॉर्क लगेगा तो वही टॉर्क बेसिकली तेरे को क्या करने का है? मेजर करने का है। वही टॉर्क तुझे क्या करके बताना है यहाँ पे? मेजर। तो ये बात तो एकदम लॉजिकल क्लियर हो गई कि भाई इस पे टॉर्क क्यों लग रहा है। आओ जरा डायग्राम को थोड़ा सा कंप्लीट कर लें। डायग्राम को कंप्लीट कर लें, इसको यहां से मिला लें, इसको यहां से मिला लें, और इसको यहां से मिला लें। ट्रायंगल पूरा कर देते हैं। अगर हम लोग इस पॉइंट को कहते हैं A, इस पॉइंट को कहते हैं B, और इस वाले पॉइंट को क्या कहते हैं भाई? C। और हम ये मान रहे हैं कि डाइपोल जो है वो फील्ड के साथ थीटा एंगल बना रहा है। कितना एंगल बना रहा है? तो ये एंगल थीटा है, तो ये वाला भी क्या होगा? थीटा। एक ही बना देता हूं, तुम कंफ्यूज हो जाओगे, बिकॉज यू आर वेरी नाइस पीपल। तो यही एंगल हम क्या मान लेते हैं? थीटा। यही वाला एंगल हम क्या मान लेते हैं भाई? थीटा। एक बात बता बहुत छोटी सी। मान ले मैं बात करूं ट्रायंगल ABC की। सभी लोगों को ट्रायंगल ABC दिख रहा है भाई? क्या ट्रायंगल ABC एक राइट एंगल ट्रायंगल है? ट्रायंगल ABC में अगर मैं साइन थीटा लिखना चाहूं तो मुझे क्या लिखना चाहिए? BC बाय AB। भाई साइन थीटा क्या होता है भैया? परपेंडिकुलर अपॉन, तो परपेंडिकुलर है BC और हाइपोटेनस क्या है? AB। तो मुझे लिखना चाहिए साइन थीटा बराबर BC अपॉन में AB। मुझे लगा नहीं तुम्हें आया। क्या लिखना चाहिए? BC अपॉन में AB।
तो यहां से अगर मान ले मैं BC निकालूं तो BC क्या होना चाहिए, AB साइन थीटा। BC क्या होना चाहिए, AB। अच्छा AB क्या है, डाइपोल की लेंथ। अभी तक जितनी भी डेरिवेशन करी उन सभी डेरिवेशन में डाइपोल की लेंथ क्या मानी है, 2a। तो अभी भी कितनी मान लेते हैं, 2a। तो क्या AB की जगह रख दूं 2a, हाँ ना बोल भाई। तो अगर AB की जगह रख दूं 2a तो BC का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, 2a साइन थीटा। क्या आ जाएगा, बहुत बढ़िया। क्या BC ही परपेंडिकुलर है, अरे इस वाले ट्राइंगल में BC ही क्या है, परपेंडिकुलर है। बहुत बढ़िया। कक्षा 11 का थोड़ा सा ज्ञान चाहिए अपने को। टॉर्क, कपल जब भी किसी चीज के ऊपर लग रही हो तो हमने टॉर्क का एक फॉर्मूला लिखाया था कि टॉर्क का फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू में आर्म ऑफ द कपल, या जिसको ये ना समझ आए तो वो मान सकता है फोर्स गुणा में परपेंडिकुलर दूरी। फोर्स गुणा में, अब तो ध्यान लगा के देख, इधर भी फोर्स क्यू हुई, इधर भी फोर्स क्यू हुई, तो इसको घुमाने के लिए फोर्स कितनी लग रही है भैया, क्यू ई। इनटू में परपेंडिकुलर दूरी क्या है बोल, BC। अरे परपेंडिकुलर कौन है बोल, BC। तो क्या BC की जगह मेरे भाई मैं पुट कर सकता हूं 2a साइन थीटा। मुझे लगा नहीं तुझे आया। टॉर्क को किससे डिनोट करते हैं, टाउ से। टॉर्क को किससे डिनोट करते हैं, टाउ से। इसको अगर मैं रीअरेंज करूं तो क्या टाउ बराबर Q इंटू 2a इंटू E साइन थीटा, हाँ ना बोल। क्या Q इंटू 2a को लिख सकते हैं, क्या क्या लिख सकते हैं। तो क्या टॉर्क का फॉर्मूला आ गया, चल गोजे, PE साइन। दिस इज द फॉर्मूला फॉर टॉर्क। अच्छा एक बात बता, कौन बताएगा पता नहीं मुझे, पर बताओ, टॉर्क स्केलर वेक्टर है, स्केलर है, स्केलर, स्केलर वेक्टर, स्केलर वेक्टर। बहुत बढ़िया, आधी क्लास ऐसे ही निकलवा दी, वाह। स्केलर वेक्टर, तो इसको वेक्टोरिकली भी तो लिखा जा सकता होगा, तो कैसे लिखूं, तो कैसे लिखूं। देखो फिर तुम्हारे पता है मम्मी पापा क्या बोलेंगे, सर पढ़ाया नहीं आपने। ये नहीं देखेगा 11वीं में नहीं पढ़े साले बिल्कुल भी। बोलो कैसे लिखूं, टाउ वेक्टर बराबर P वेक्टर क्रॉस E वेक्टर। ऐसा क्यों लिख सकता हूं, क्योंकि बचपन में पढ़ा था, मतलब पिछली साल, कि A वेक्टर क्रॉस B वेक्टर बराबर क्या होती, AB साइन थीटा। A वेक्टर क्रॉस B वेक्टर बराबर क्या होती, AB। तो P वेक्टर क्रॉस E वेक्टर क्या आएगा, PE साइन थीटा। डायरेक्शन निकालनी आती होगी, मैं ऐसा मान के चल रहा हूं, क्लास 11th में सीखी होगी। टॉर्क P और E दोनों के परपेंडिकुलर होगा। क्रॉस प्रोडक्ट का नियम था जी, क्रॉस प्रोडक्ट का जी ये नियम होता है कि A क्रॉस B, A क्रॉस B इज C, है ना। तो A इज परपेंडिकुलर टू C एंड B इज ऑल्सो परपेंडिकुलर टू C। A C के भी परपेंडिकुलर है, B C के भी परपेंडिकुलर होता है। फॉर्मूला आ गया। अच्छा क्या फॉर्मूले में एक बात बताओ भाई, क्या फॉर्मूले में थीटा आ रहा है। जब कभी भी फॉर्मूले में थीटा आए तो क्या हमको केस बना लेने चाहिए, अरे बोलो ना, केस तो बनेंगे। देखो कैसे बनेंगे, देखो आओ, केसेस, केसेस। केस 1, फॉर थीटा इज इक्वल टू कितना डिग्री। अब तो सोच के देख, मान ले थीटा यार मैं 0 ले लूं यार, मैं थीटा कितना ले लूं यार, अरे यार कितना ले लूं यार, तो साइन 0 की वैल्यू। तो अगर थीटा 0 ले लूंगा तो भाई टॉर्क भी क्या निकलेगा भाई। केस 2, अगर मैं थीटा 90 ले लूं तो साइन 90 की वैल्यू, तो टॉर्क का फॉर्मूला क्या निकल जाएगा, PE। अभी भी कोई बोला PE साइन थीटा, अबे साइन 90 तो 1 हो गया ना। ये टॉर्क की कैसी वैल्यू है, मैक्सिमम। अच्छा ये टॉर्क की कैसी वैल्यू है,
अच्छा एक बात बताओ चिलको, जो 0 से भी कम वैल्यू हो सकती है क्या? हाँ भाई, महान गणितज्ञों, 0 से भी कम वैल्यू मुमकिन है क्या? ऐसे नहीं करने का। हाँ मुमकिन है ना? एंगल पे टॉर्क के फॉर्मूले में आ रहा है साइन थीटा। हाँ भाई, साइन थीटा की रेंज, उदित साइन थीटा की रेंज -1 से +1, तो +1 पे मैक्सिमम हो गया, तो मिनिमम किस पे होगा? अब बता, होगा कि नहीं होगा ये बताओ। फील्ड के साथ। अभी तो लॉजिक की बात है यार, तुम लॉजिकल बात ही नहीं समझ रहे। अरे मैं तो पूछ रहा हूं, मुझे क्या पता, मैं तो खुद तुम लोगों से सीख रहा हूं। एक बात बताओ, टॉर्क के फॉर्मूले में साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू +1 और मिनिमम वैल्यू -1, यानी कि एक एंगल ऐसा भी आएगा जिस पे टॉर्क की वैल्यू निकलेगी -PE, तो वो मिनिमम है कि 0 मिनिमम है? कितने लोग कह रहे हैं 0 मिनिमम है? कितने लोग कह रहे हैं बाद में जो वैल्यू निकलेगी -PE वो मिनिमम है? देखो, घोंचुओं को वेक्टर पढ़ते पढ़ते 1 साल हो गया, 1 साल से ज्यादा हो गया, लेकिन अभी भी मिनिमम वैल्यू -PE लग रही है। एक बात बता, 0 से कम कैसे हो सकती है भाई किसी की वैल्यू? -PE आ रही है, इसका मतलब समझ रहा है? वो अपोजिट डायरेक्शन में घूमेगा। कौन सी डायरेक्शन में घूमेगा? अभी अगर ऐसे घूम रहा है यू, तो फिर कैसे घूमेगा? यू, तब आएगी -PE। 0 से कम कैसे हो सकती है कोई चीज? कह रहा मेरे पास 0 रुपए हैं, इससे भी कम पैसे करके दिखा। बोला भाई तेरे पास -100 रुपए साले। ये क्या उल्टी सीधी बात करते हो तुम लोग? हो सकते क्या -100 रुपए किसी पे? कह रहा तू इतना बड़ा भिखारी है, तेरे पे -100 से भी कम हो सकते हैं, -1000 रुपया। अबे बैंक थोड़ी है पागल। बात समझ में आई नहीं आई? हाँ ना बोलो। अब ये तो केस बन गए है ना, केस भी बना दिए। कह रहा भाई, कह रहा ये और बता यार, ये कह रहा डाइपोल सबसे ज्यादा स्टेबल कब होगा और सबसे कम स्टेबल कब होगा? देखो भाई, बालक ने बात तो बढ़िया बोली है। कह रहा भाई मैक्सिमम स्टेबल होगा जब एंगल 0 डिग्री हो। फील्ड के साथ पड़ा है तो फील्ड उस पर कोई फोर्स स्टेबल है। मैक्सिमम स्टेबल हो गया, सबसे कम स्टेबल कब होगा? अरे एक बात, एक एग्जाम्पल। पिछले साल रिवर क्रॉसिंग वाले सवाल किए होंगे। आदमी है, नदी तैर रहा, मैंने बताया था खूब, सामने उसकी गर्लफ्रेंड खड़ी थी, याद आया 2 केस बताए थे, एक में ड्रिफ्ट हो गया, एक में नहीं हुआ। अब तो एक बात सोच, मान ले नदी बह रही है, सृष्टि नदी बह रही है, तू नदी के साथ साथ बहे, नदी इधर को बह रही है, तू भी इधर को बहे, नदी तेरे पे कोई अपोजिंग फोर्स लगाएगी नहीं लगाएगी? या तेरी मदद करेगी? तो उस कंडीशन में तू सबसे ज्यादा स्टेबल हुआ ना। अब सोच सबसे ज्यादा अनस्टेबल कब होगा? जब तू नदी के 90 डिग्री पे तैरे, या फिर तू पी ले थम्स अप। आज कुछ तूफानी करते हैं और नदी ऐसे बह रही है और तू कहे मैं साले नदी को ऐसे पार करूंगा, बोल फिर नदी तेरा क्या करेगी? बोल। नहीं, थोड़ी देर तो तू दम दिखा। अबे थम्स अप पी है तूने, थोड़ी देर तो दम दिखाएगा ना, एकदम थोड़ी 0 हो जाएगा दम तेरा, लेकिन जैसे ही दम तोड़ेगा तू बेटे, सीधा नदी तुझे अपने साथ ले जाएगी। तो तू सबसे ज्यादा अनस्टेबल कब हुआ? 90 पे या 180 पे? तो सबसे कम स्टेबल हुआ 180 डिग्री पे। बात समझ में आई? फिर देख, ये सवाल तुझसे और कह रहा है एक बात, कह रहा साबित कर कोई ट्रांसलेटरी फोर्स नहीं लग रही। अब यार देख, मुद्दे की बात है भाई साबित तो साला जब करूं जब मुझे पता हो ट्रांसलेटरी फोर्स हो वह क्या है। बोले फिजिक्स तो बाद में देखी जाएगी, 12वीं का सवाल तो बाद में देखेंगे। सच सच बताओ, कितने लोगों को पता है व्हाट इज ट्रांसलेटरी फोर्स? शायद तेरे जूता पड़ेगा खिंचा के, शायद, और कह रहा है
लो लो, हाँ भाई, अरे कोई तो बता दो। रवि, बहुत बढ़िया। ट्रांसलेटरी फोर्स वो फोर्स है जो सीधी लाइन में चलाए। किस में चलाए? सीधी लाइन में। कह रहा है साबित कर कि इस केस में इसके ऊपर कोई ट्रांसलेटरी फोर्स नहीं लग रही। बिल्कुल नहीं लग रही। कैसे लगेगी? ध्यान लगा के देख, नेट फोर्स निकाल। इधर कितनी लग रही है नेट फोर्स? माइनस क्यू ई। इधर कितनी लग रही है? नेट फोर्स कितनी लग गई? कोई ट्रांसलेटरी फोर्स नहीं लग रही। अरे तू लॉजिक भी तो लगा के देख रे बाबा, थोड़ा बहुत लॉजिक भी जरूरी है। जब तक मान ले पेन है, मान ले तू इधर से लगा 10 न्यूटन, इधर से लगा 10 न्यूटन, ठीक है, इसकी डायरेक्शन नीचे को, इसकी डायरेक्शन, ये काटनी नहीं एक दूसरे को, तो नेट फोर्स हमेशा क्या आएगी? आएगी ना। तो ये बॉडी घूमेगी, लेकिन सिर्फ अपनी जगह पे, सिर्फ अपनी। पंखा चल रहा है सिर्फ अपनी। ऐसे थोड़ी है कि जब मान ले तूने पंखा ऑन किया, पंखा हो जाए साला पागल, थोड़ी देर में इधर आ जाए, चलते चलते हवा देते देते, सोचना फिर तो हर बच्चे के ऊपर प्रोग्रामिंग कर देंगे भाई, 2 मिनट इसको हवा दे, 2 मिनट इसको दे, सबको 2-2 मिनट हवा दे घूम घूम के। ऐसा होता देखा है क्या? क्यों? इस पर ट्रांसलेटरी फोर्स क्या लग रही है? 0। अगर इस पर ट्रांसलेटरी फोर्स लगानी है, यहां नहीं करेगा एक्सपेरिमेंट, अपने घर जाके अपने पंखे की एक पंखड़ी मोड़ दे। आज मोड़ के देख लियो, देख 3 पंखड़ी है ना इसमें, ब्लेड, एक ब्लेड को टेढ़ा कर दे, नीचे को कर दे साले को, फिर चला पंखा, फिर देख क्या होता है, मजा आएगा देख। पर मेरे पंखों पे नहीं करनी, गरीब आदमी में, अपने घर के पंखों पे करो। बात पल्ले पड़ी है, उतार डाल जरा। What would happen if the field is not uniform? What would happen if the field is not uniform? कह रहा भाई बता भाई जरा, क्या होगा अगर फील्ड क्या ना हो? क्या सोचते हो तुम लोग? कितनी देर तुम लोग पढ़े इसको, टॉपिक को। अगर फील्ड यूनिफॉर्म ना हो, मतलब इधर का फील्ड और इधर का फील्ड अगर बराबर ना हो, तो क्या होना चाहिए? घूम तो अभी भी रहा है दीदी। क्या होगा पाठक? चलना भी चालू कर देगा। पता है क्यों? ध्यान लगा के सोच। अभी जब मैंने नेट फोर्स निकाली तो इधर माइनस क्यू ई, इधर प्लस क्यू ई, आंसर 0 आ गया। ये तब आया ना जब दोनों तरफ फील्ड कितना था? E। मान ले अब अगर इधर कह दूं फील्ड E1 और इधर क्या कह दूं फील्ड, तो जब नेट फोर्स निकालेगा तो माइनस क्यू E2 और प्लस क्यू विल नॉट बी इक्वल टू, अब 0 नहीं होगा। और क्योंकि नेट फोर्स अब 0 नहीं हो रही, तो इस केस में 2 बातें होंगी। ये घूमेगा तो सही, लेकिन घूमने के साथ साथ आगे भी बढ़ेगा। मतलब ये रोटेशन के साथ साथ क्या शो करेगा? ट्रांसलेटरी मोशन। जैसे बस का टायर घूमता भी है और चलता भी है, बस आगे भी बढ़ती है, ठीक है। ये प्योर रोटेटरी मोशन है। अगर मैं इस पेन को ऐसे घुमा के तुम्हारी तरफ फेंक दूं, तो इमेजिन कर कैसे तेरी तरफ आएगा, घूमता हुआ। तो घूम भी रहा है और कुछ दूरी भी तय कर रहा है। वो इसलिए क्योंकि अब इस पे नेट फोर्स क्या नहीं हो रही? 0। अरे यार नहीं आया, बात समझ में आई? तो इस केस में लिख ले, आंसर में लिख ले, डाइपोल विल अंडरगो रोटेटरी, dipole will undergo rotatory as well as translatory motion. Dipole will undergo rotatory as well as translatory motion.
रोटेशन तो करेगा ही करेगा, रोटेशन के साथ साथ क्या करेगा, ट्रांसलेटरी मोशन का मतलब क्या है, सीधा भी चलेगा, कुछ ना कुछ दूरी भी तय करेगा। क्लियर है भाई बात? आओ जरा एक डेरिवेशन और, ये सिंपल है, लिखो जरा, वर्क डन इन रोटेटिंग अ डाइपोल, वर्क डन इन रोटेटिंग अ डाइपोल, राइट, वर्क डन इन रोटेटिंग अ डाइपोल। एक्चुअली क्या है, देखो समझो बात को समझना। जैसे मान लो एक डाइपोल ऐसे रखा हुआ है मेरे पास, मुझे उसे रोटेट करना है। अब ऑब्वियस सी बात है, डाइपोल अपने आप तो रोटेट नहीं होगा, मुझे क्या करना पड़ेगा, कुछ वर्क, कितना वर्क करना पड़ेगा वो ही मुझे कैलकुलेट करना है। ये सिंपल डेरिवेशन है। देख, ओ सिंपल तो जब होगी जब वो 11 थोड़ी सी आती होगी, 11 नहीं तो थोड़ी मुश्किल हो जाएगी। आओ देखें, टॉर्क का फॉर्मूला हमने अभी अभी निकाला, क्या होता है, पीई। बहुत बढ़िया। अगर मैं लेट कर लूं कि लेट डी डब्ल्यू बी द स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन टू रोटेट द डाइपोल बाय डी थीटा। मान ले मैं डाइपोल को पहले हल्का सा घुमाना चाहता हूं, बहुत ज्यादा नहीं, बहुत ज्यादा घुमाना, हल्का सा, तो हल्का सा घुमाने में वर्क भी हल्का सा ही करना पड़ेगा। वेरी स्मॉल वर्क को हम लोग क्या लिखते हैं, डी डब्ल्यू। हमने मान लिया थोड़ा सा एंगल हम रोटेट करा रहे हैं, तो वो स्मॉल एंगल हमने क्या मान लिया, डी थीटा। जैसे मान ले डाइपोल पहले ऐसे था, ऐसे से ऐसे कर दिया, तो ये एंगल क्या हो गया, डी थीटा। इतना घूम गया डाइपोल, इसको घुमाने में वर्क कितना किया, डी डब्ल्यू। तो यार एक बात बताओ यार क्या डी डब्ल्यू का फॉर्मूला आना चाहिए टाउ डी थीटा? हाँ ना बोल यार। कई लोग कह रहे कैसे आया, यस सर तो बोलने पता तो है ही नहीं। कौन बताएगा कैसे आया फॉर्मूला? शाबाश सिफाली, आंखें खोल दी यार तूने मेरी, एकदम मैथ तेरे को हल्के में ले रहा था, सही बताया। फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, वर्क का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स इनटू में। जब कोई चीज रोटेट करती है तो वर्क की जगह क्या आता है बे, टॉर्क, और लीनियर डिस्प्लेसमेंट की जगह क्या आता है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो वही फॉर्मूला है, सिर्फ किस में लगाया है, रोटेशनल मोशन में। कौन सी मोशन में? तो डी डब्ल्यू का फॉर्मूला क्या आ गया, टाउ डी थीटा। डी डब्ल्यू का फॉर्मूला क्या आ गया, बहुत बढ़िया। तो देखिए ये तो स्मॉल वर्क डन हुआ, टोटल वर्क डन के लिए क्या करूं, तो हम लिख देते हैं इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स विद इन प्रॉपर लिमिट्स। तो डी डब्ल्यू की जगह क्या हो जाएगा, बोल लिमिट कहां से कहां, लिमिट किसकी लगेंगी पहले बता, थीटा की या टाउ की? थीटा टाउ, थीटा। क्या लिमिट लगेंगी, थीटा 1 से ऑफ टाउ डी थीटा, ऑफ टाउ की वैल्यू क्या है बोल, टाउ को क्या रख सकता हूं, पीई। तो पीई साइन थीटा डी थीटा। अब जिन लोगों को इंटीग्रेशन में आफत है भाई, उनके लिए देखो ऑब्वियस सी बात है, मुश्किल होने वाली, इसका मैं कुछ नहीं कर सकती। पीई को बाहर ले लूं, साइन थीटा डी थीटा, इंटीग्रल बोल साइन थीटा का, कॉस थीटा, कॉस के माइनस कॉस यार, माइनस कॉस। तो साइन थीटा का इंटीग्रल, माइनस को बाहर ले जाऊं, अंदर क्या रह जाएगा, लिमिट। बोल लिमिट कैसे सॉल्व करूं, लिमिट कैसे सॉल्व करूं, ओ रट्टू तो बोला बोल क्या लिखूं यहां है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, वो वेरी गुड। तो ऐसे लिख दूं ना, cos थीटा 2 माइनस थीटा 1 है, ऐसे लिख दूं ना, ऐसे लिख दूं ना, ऐसे नहीं लिखा जाएगा निकम्मो। यही देख रहा था मैं, कईयों ने तो हाँ कर दी, कह रहा भाई हो गया, cos थीटा 2 माइनस कॉस, ये बना,
ये आ गया वर्क डन। अब तू बात करेगा ना अगर केसेस की, तो इस पे 2000 केस बना ले भाई, क्योंकि θ1 θ2 की कुछ भी वैल्यू हो सकती है, इस पे कोई स्पेसिफिक केस नहीं बनेगा। एक केस तुझे ध्यान रखना है बस इसके अंदर, जिसमें तू क्या काम कर, θ2 की जगह कर दे θ1 की जगह कर दे 90, θ2 की जगह θ और θ1 की जगह, अगर तू ऐसा करेगा तो वर्क डन आएगा -PE cos। ये स्टैंडर्ड डेफिनेशन होती है पोटेंशियल एनर्जी की, स्टैंडर्ड डेफिनेशन होती है किसकी, पोटेंशियल। 0 से 90 पे लाने पे जो वर्क करना पड़े वो पोटेंशियल एनर्जी होती है। तो इसीलिए हम लोग कहते हैं कि डाइपोल की पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या है, -PE। ये फॉर्मूला याद रखिए, इस पे आया है भाई न्यूमेरिकल, मैं न्यूमेरिकल करवाऊंगा तुम्हें इसके ऊपर। U बराबर माइनस, इस पे भी न्यूमेरिकल आया है भाई साहब, वर्क डन पे भी न्यूमेरिकल आया है। ये तो डेरिवेटिव पार्ट हुआ, उतार डाल फटाक से, इजी है ना, ये तो आएगी नहीं पेपर में।